बहने बहन मछली देखन जा मेरे को मेरा भैया था मेरे साथ लड़ा, मेरा सच्चा पक्का भैया था। मैं बहन के साथ हूँ, बहन घबरा मत, मैं तेरे साथ। ये 3 बच्चे हैं, इनको शायद अभी सवाल पूछना भी नहीं आता है। अभी ये इतने मासूम हैं कि एक वक्त लगेगा इन्हें एहसास ये होने में कि इनके साथ क्या हादसा गुजरा है। ये 3 बच्चे हैं और इनके सवालात इस देश के प्रधानमंत्री से हैं, गृह मंत्री से हैं, मुझसे हैं, आपसे हैं, हर उस इंसान से है जो इस देश का खुद को नागरिक समझता है, जो इस देश के आईन को, इस देश के संविधान को इज्जत देता है, कि इनका क्या जुल्म था कि इनका सारा बचपना यतीमी के हवाले कर दिया गया। इनका क्या जुल्म था कि इनसे बाप का प्यार छीन लिया गया। इनका क्या जुल्म था कि इस समय जब इनको खेलना चाहिए था, अपने मदरसों में होना चाहिए था, तो ये हमारे सामने चुपचाप सर झुकाए बैठे हुए हैं। गरीब परिवार है, सब कोई दबा लेता है, कोई इसके साथ आवाज उठाने वाले नहीं है। वो कानून बिना वैसे काम कोई गलत भी ना करे, अपने सीधे साधे मेहनत मजदूरी कर। क्या काम करते थे? वे गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर थे। हाँ जी। और गरीब अपने जैसे मिल जाए जॉब में भी शुक्रिया कर लेते हैं, वाई में अपना पेट भर लेते हैं, गुजारो कर लेते हैं, सब के साथ मिल के जिंदगी गुजार। अब बहन है उनकी? बहन मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मेरे साथ रहे, खूब अच्छे इंसान थे, आप किसी से भी पता कर लो। कभी कोई ऐब नहीं, कोई बीड़ी को नहीं, दारू को नहीं, कोई इसमें कोई ऐसा ऐब नहीं है। बस यूँ है कि सबके साथ चले जाते, तो कोई भी आधी रात पे बुला लेते कि हमारे साथ चल, बीमार हम सबके साथ चले, सबको विश्वास करते, सब में घुल मिल के रहते थे। छोटे छोटे बच्चे गांव के हों, मोहल्ले के हों, सबके साथ जो भी कमा लेते उनमें से भी खर्च करते रहते थे। सबके काहे कुछ दिलाते थे, काहे कुछ दिला, सबके दुल्हा रहे थे। अब यह खबर पुरानी हो चुकी है। घाटमिका के 2 भाइयों को जलाकर मार दिया गया हरियाणा के अंदर, और जिसके ऊपर आरोप है, जो हत्यारे हैं उनमें से एक तो गिरफ्तार है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा उनका सरगना है वो द हिंदू अखबार से बात कर ले रहा है, फेसबुक पर लाइव कर रहा है, सब लगातार हो रहा है, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहा है। पुलिस इतनी मासूम है, इतनी बेचारी है, इतनी बबुआ बन गई है हमारी हरियाणा की पुलिस की, उसको बस नहीं मिल रहा है। बाकी जो पत्रकार बात करना चाह रहा है उससे बात हो जा रहा है, फेसबुक लाइव हो जा रहा है। मतलब लोकेशन और इस तरह की कोई चीज़ तो शायद हरियाणा पुलिस जानती ही नहीं है, वरना शायद वो गिरफ्तार हो जाता है। दुख की बात हमारे लिए ये है कि वो सारे अखबारों को, सारे चैनलों को इंटरव्यू दे रहा है, और इन 2 स्टेटों को पुलिस को नहीं मिल रहा। 4 दिन हो गए, 5 दिन, आज कोई हमें उम्मीद नहीं, हमारी उम्मीद खत्म होती जा रही है। नहीं, उम्मीद मत खत्म कीजिए, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ दूर तक जाए। कुछ भी ना अभी तक तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना वो दरिंदे पकड़े गए, ना कोई मुजरिम लाए गए, ना जो भी हमारे लिए, हम तो हमारे घर उजड़ गो। 2 दिनों तक इंतजार करने के बाद कि इसमें कोई बड़ी पहलकदमी होगी। 2 सरकारों का मामला है, एक तरफ राजस्थान सरकार है, एक तरफ हरियाणा सरकार है। मुझे उम्मीद थी कि कोई पहलकदमी ली जाएगी, लेकिन 2 दिनों से जिस तरह का मैं माहौल देख रहा हूँ और जो कुछ कल से सुन रहा हूँ, उसके बाद मुझे लगा कि घाटमिका चल के और जो हकीकत है, जो असलियत है, वो आप लोगों तक सब तक पहुँचाऊँ। इससे बड़ी घटना कोई नहीं हो सकती। जो मेरे भाइयों को जिंदा जलाया गया, फिर वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, और मोनू मानेसर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आप ये बताइए, इससे बड़ी शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? ये लोग राजनीति कर रहे हैं मेरे भाइयों की लाशों पे। सरकार से कोई मदद मिली है अभी तक? कोई आया था? हमें अभी कोई मदद ना मिली। हमारे लिए भैया घर तक कोई आने ना देता, पहुंचने ना देता। इसलिए भाई ये आवाज़ उठाते हैं। ये सिर्फ अपनी समाज के लिए, अपने गरीबाई के लिए, अच्छाई के लिए आवाज़ है। इन्हें दबा दिए जा, इन्हें धमकाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कट्टर सरकार से, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री जी अमित शाह के साथ में उनका फ़ोटो है, खुद मोनू मानेसर का तमाम दुनिया सुन रही है, देख रही है। आप आतंकवाद को खुद पाल रहे हो, खुद उनको अरेस्टिंग से बचा रहे हो, खुद सपोर्ट कर रहे हो, और लोग वीएचपी वाले उनके प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पर उतर गए, और हम यहाँ बैठे हैं, हमको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, सज़ा दी जा रही, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं।
कोई जिसमें ऐब ना हो वो भी जिंदा जलाया जा रहा, जिनमें ऐब है वो छाड़, कोई खता करे नुकसान करे, थाना तहसील में कोई ऐसा जिंदा कोई नहीं जलाया आज तक जैसे मेरे भाई ने जिंदा मार भैया। हमारे लिए अभी कोई ना, हमें कुछ ना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। सर हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत इस पैसों की चीज़ की है जरूरत ना हमें किसी कि सर जो मुलजिम है वो अरेस्ट होने चाहिए, बस इसी की मांग है, उनको सज़ा होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। सर मेन मुद्दा ये है कि सर वो खुलेआम घूम रहे हैं, टीवी पे डिबेट देते फिर रहे हैं, और पुलिस सर ये कह रही है कि हमें मिल नहीं रहे। सर ये कौन सा न्याय हो रहा है हमारे साथ? इंसाफ एक बहुत कॉम्प्लेक्स शब्द है। जिसने हत्या की अगर उसे फांसी भी हो जाए तो जिसकी हत्या हुई है वो वापस नहीं आएगा। जिसने हत्या की उसके साथ कुछ भी हो जाए, चाहे वो आज़ाद घूमता रहे, चाहे फांसी हो जाए, लेकिन ये घर दोबारा अपने मालिक की आवाज़ नहीं सुनेगा, ये बच्चे दोबारा अपने बाप की आवाज़ नहीं सुनेंगे। और ये जो सरकारें हम बनाते हैं, अभी कुछ दिनों बाद इलेक्शन होगा, ये गांव रोशन हो जाएंगे नेताओं की गाड़ियों से, सफ़ेद कपड़ों से, नारों से, वादों से, और हर तरफ बातें होंगी खुशहाली की वगैरह वगैरह वगैरह। वो तब कहाँ चले जाते हैं जब किसी जुनैद को, किसी 15 साल के जुनैद को कई साल पहले जब मार दिया जाता है, किसी 30 साल के जुनैद को आज जब मार दिया जाता है, किसी अखलाक को, किसी पहलू खान को बिना किसी जुल्म के मार दिया जाता है, तो ये सारे सफ़ेद कपड़ों के तमाशे कहाँ जाते हैं, ये खाकी कपड़ों की नुमाइश कहाँ जाती है? ये सवाल आपसे है, मुझसे है, इस देश के आइन को मानने वाले हर इंसान से है। इस मासूम बच्ची के दर्द को कोई पूछ पाएगा? इसको यही पता नहीं है मेरे बाप का इंतकाल किस तरीके से हुआ है, कहाँ जाके मेरे बाप को मारा गया है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। किस क्लास में पढ़ते हो? स्कूल मदरसे में जाते हो? अच्छा। इंसाफ मिनिमम चीज़ है जो इनको दी जा सकती है, कंपनसेशन मिनिमम चीज़ है जो इनको दी जा सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकारें, दोनों सरकारें, मैं यहाँ किसी को कोई छूट नहीं देने वाला हूँ, दोनों सरकारें उस आदमी को गिरफ्तार करने में नाकाम हैं जो आराम से टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहा है, अखबार के सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहा है, जो फेसबुक लाइव कर रहा है, वो सबको मिल जा रहा है, बस हमारी दो महान सरकारों की पुलिस को नहीं मिल रहा है। मैं क्या बात करूं इन लोगों से? मेरे आने के पहले एक भीड़ है जो इनसे अपने सवालों का जवाब चाहती है, मेरे आने के बाद एक भीड़ होगी जो इनसे अपने सवालों का जवाब चाहेगी। वही बातें पिछले 3 दिनों से सबसे पूछी जा रही हैं, वही बातें 3 दिनों से दोहरा रहे हैं। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हर आदमी आने वाला पूछता था क्या हुआ, और मुझे पिछले 1 महीने की कहानी दोहरानी पड़ती थी, और हर बार वो दर्द नए सिरे से ताज़ा हो जाता था। लोग तो चले जाते थे, मैं अकेले में रोता था। इस गांव में घूमते हुए मुझे लगा कि इस गांव की जिन लोगों के साथ हुआ है हालत यही है। हम दिल्ली से आते हैं, सवाल पूछते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायद हमारे चैनल्स को लाइक्स मिल जाएं, शायद हमारे चैनल पे थोड़ा सा व्यू ज़्यादा मिल जाए, लेकिन अंततः होता क्या है? कुछ साल पहले 15 साल के जुनैद को मार दिया गया, 50 या 60 चाकू उसके भीतर उतरे थे, अखलाक को जला दिया गया, पहलू को मार दिया गया, खूब रिपोर्टिंग हुई, खूब हल्ला हुआ, क्या हुआ? एक बंदे को सज़ा नहीं हुई। यहाँ 2 लोगों को गाड़ी के अंदर रख के जला के मार दिया गया है। जुनैद के साले हैं, मुश्किल 30 की उम्र होगी, ऐसा लगता है 60 के हो गए हैं 2-3 दिनों में। जुनैद के भाई हैं, भाई का दिमागी तवाज़ुन ऐसा नहीं है कि ज़िम्मेदारी उठा सकें, वो अकेले दोनों भाइयों के बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाता था। एक छोटी सी दुकान हमें दिखाई गई। गलियां, घर किसी भी हिंदुस्तान के पिछड़े हुए गांव, पिछड़े हुए शहर की गली घर हैं जिन पर हुक्मरान की नज़र नहीं जाती है, टूटे फूटे, पानी बहता हुआ, गंदगी, और हत्या के लिए इनको चुना जाता है। हत्याएं होती हैं, उसके बाद बड़े बड़े बयान आते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कुछ दिनों तक ये रौनक रहेगी, लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे, बातें करेंगे, सब चले जाएंगे। अंत में इन्हें अकेले रह जाना है अपने दुख के साथ। घर में 2 औरतें और बच्चे, जिनके पास कमाने वाला कोई नहीं होगा, सरकार से थोड़ी सी रकम मिल जाएगी, वो कितने दिन चलेगी? नौकरी के झूठे दिलासे मिल जाएंगे, वादे मिल जाएंगे, वो कितने दिन चलेंगे?
मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इनसे कोई सवाल पूछूं। क्या पूछूं? क्या हुआ? किसको नहीं पता है क्या हुआ? सर मेरा एक इंसानियत एक बार फिर से कत्ल हुई। हाँ, आप एक सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि सवालों का जवाब हमें देना चाहिए पूछने की जगह। जी सर, जैसे वहाँ से जो राजस्थान में हादसा हुआ है, फिरोजपुर झिरका ले जाया गया है उनको, कम से कम करीबन एक 30-40 किलोमीटर 20 किलोमीटर का तो इतना एरिया होगा। फिर यहाँ के बाद में फिरोजपुर झिरका में एक HDFC बैंक है, एक और बैंक है, वहाँ पे बड़े बड़े नेता लोगों के मकान भी है इधर उधर। जो गाड़ी हैं जिनमें वो लेके डोल रहे हैं, उन गाड़ियों की वीडियो CCTV कैमरा इन पे से आके नेट पे वो छोड़नी चाहिए। और फिर यहाँ से वो काफ़ी दूर वो जगह पड़ रहा है, मैं गया हूँ वहाँ भी, कम से कम 250 किलोमीटर है झिरका फिरोजपुर से। वे वहाँ इतनी दूरी में कोई ना कोई तो CCTV कैमरा होगा। कोई ऐसा हादसा तो सर ये है नहीं, ये तो एक दाग में जो मार दिया और पटक दिया। ये इतना लंबा रिकॉर्ड है सर, इसमें अभी तक ऑनलाइन हमने CCTV कैमरा की वीडियो वायरल नहीं हुई है, उनको करवाओ सर पहले। और फिरोजपुर थाना का भी इसमें हाथ हमको लगता है। जो वहाँ पे वो गए हैं तो उन्होंने इकला हमारे को देनी चाहिए थी। अभी वो अपने बचाव के लिए झूठ भी बोले तो फिर पहले तो वीडियो होना चाहिए ना। वो वीडियो को राजस्थान और हरियाणा सरकार की दोनों की जिम्मेदारी है, उनको भी वायरल करो। ATM है वहाँ पे, एक बैंक और है, उनमें CCTV कैमरा तो होंगे सर, ये जांच करो। ये वो सवाल है जो एक आम आदमी के सवाल हैं, जिसके एक रिश्तेदार को मार दिया गया और अब उसका हत्यारा हर जगह उपस्थित है। बस 2 राज्यों की पुलिस मिलकर उसे नहीं खोज पा रही है। पहले भी अपने YouTube चैनल पर, अपने Facebook पर वो हथियार लहराता था, नफ़रत की बातें करता था, लेकिन पुलिस की कान पे जूं नहीं रहेंगी। पुलिस का उसको स्वागत करता हुआ फ़ोटो हमने देखा है, नेताओं के साथ फ़ोटो देखा है। और अब ये सवाल कि फिरोजपुर झिरका पहले ले गया थाने में, बताते हैं कि थाने वालों ने, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो गिरफ्तार करते और जो 2 बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाते, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसके बाद कई किलोमीटर तक और आगे गए, बहुत मॉडर्न सिस्टम हो गया है, CCTV कैमरा लगा है। मैं तो ये सवाल पूछता हूँ कि हर चौराहे पर एक पुलिस होती है, पता नहीं कितने पुलिस थाने पड़े होंगे, बूथ पड़े होंगे, किसी की नज़र नहीं गई। हिंदुस्तान में जहाँ इतनी पुलिस है, इतनी सेना है, इतना सारा कुछ है, वहाँ 2 बंदों को जला दिया गया और किसी की नज़र नहीं पड़ी। न्याय की देवी के आंखों पे जो पट्टी होती है, कहा जाता है वो इसलिए होता है कि वो सबको एक निगाह से देखती है, लेकिन इन सरकारों की निगाहों पे कौन सी पट्टी बंधी है कि मुसलमानों की इस तरह से हत्या उनको नहीं दिखाई दे रही। वोट की राजनीति कहाँ ले जाएगी? ये वोट लेकर कहाँ जाएंगे? हर बार चुनाव आने से पहले 4 गरीबों को इस तरह से शहीद किया जाता है, उससे क्या मिलता है? ये सवाल आपसे है, ये सवाल मुझसे है, और ये सवाल इस देश के हर उस इंसान से है जो इस देश के आईन में, संविधान में भरोसा रखता है। मेरे पास इन लोगों से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है। मैं इनके सामने शर्मिंदा हूँ, एक हिंदू के रूप में, एक भारतीय के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक सहाफ़ी के रूप में, एक लेखक के रूप में। मेरे पास शर्म के अलावा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ शर्मिंदा हो सकता हूँ, मैं सिर्फ उदास हो सकता हूँ, और सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर इस देश में इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा तो आज इनकी बारी है, कल मेरी बारी होगी, आपकी बारी होगी। ये हैवान किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हैवान किसी के नहीं होते, उनके भी नहीं जो उन्हें पाल रहे हैं। फ़िलहाल मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। पहलू खान की हत्या होती है, मेरे जैसा आदमी, इस देश का नौजवान उम्मीद करता है कि इंसाफ मिलेगा। जब उसका फैसला आता है, अदालत पे भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है, लेकिन जिस दिन उसका फैसला आता है, एक आदमी को बीच चौराहे पर मार दिया जाता है। जब उसका फैसला आता है तो उसमें सारे मुलजिमों को बरी कर दिया जाता है। फिर मार किसने दिया? कौन आया? जब अदालतों की तरफ देखते हैं तो ये निराशा हाथ लगती है। फिर उस सिस्टम से भरोसा उठता है मेरे जैसे आदमी का। उसके भाई हैं, वो मेंटली बहुत साउंड नहीं है, उसके बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी उस पर थी। आज दूसरे माँ बाप नहीं है, घर में कोई जिम्मेदार नहीं कमाने वाला, और हमारी जो सरकार है, वो सरकार उनको अनुबंध की, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देती है।
हमको बहकाया जाता है। धर्म ग्रंथ सारे मैंने भी पढ़े हैं, शायद जो हत्यारे हैं, जो खुद को गौ रक्षक कहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। और मेरा धर्म कहीं किसी को जिंदा जला के मार देने की वकालत नहीं करता। ये मेरे धर्म के प्रतिनिधि नहीं हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनको हमारे वेद पुराण हिंदू कहते हैं, जिनको हमारे वेद पुराण कुछ सिखाते हैं। ये जाहिल हैं, ये आदमखोर हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। और अगर पुलिस इनको नहीं गिरफ्तार कर पा रही है, अगर दो सरकारें इनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो बहुत सीधी सी बात है कि हमारी सरकारें आदम जात के साथ नहीं, इंसान के साथ नहीं, आदमखोरों के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। गांव में घूमते हुए गांव के लगभग आखिरी किनारे पर कब्रगाह के पास हम पहुंचे, उमर मोहम्मद के घर, जिसे 5 साल पहले ऐसी ही एक भीड़ ने लिंच कर दिया था। घर आप देख पा रहे होंगे, एक बूढ़े बाप हैं, एक बेटा है जिसे इस समय स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन परिवार पालने की जिम्मेदारी उसके पास है और ढेर सारा दुख दर्द जो होता है वो होगा। क्या करते हो बेटा? मैं फ़िलहाल ड्राइवरी कर रहा हूँ, मैं ट्रक चला रहा हूँ। ट्रक चलाते हो? हाँ जी। कहाँ लेके जाते हो? यहाँ से दिल्ली से बम्बई। दिल्ली से बम्बई? हाँ जी। डर नहीं लगता कभी? नहीं, डर तो सर काफ़ी लगता है, पर घर पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना सर। फिर घर नहीं चल सकता, कुछ कर नहीं सकते, तो डर तो काफ़ी लगता है। इधर अपने रात की टाइम में हम इधर घर से भी नहीं जा सकते। रात का टाइम हुआ तो हम बाज़ार भी, कोई काम आ गया इमरजेंसी, तो हम बाज़ार भी नहीं जा सकते। कितनी उम्र थी जब अब्बा के साथ ये सब हुआ? उस टाइम में मेरी 17 साल की उम्र थी, जिस टाइम में पिताजी के साथ ये हत्या हुई थी। क्या करते थे पिताजी? वो भी ड्राइवर थे? पिताजी ड्राइवर नहीं थे, पिताजी वो गाय भैंस रखते थे, दूध बेचते थे। उस टाइम खेती करते थे, दूध बेचते थे, ये काम करते थे उस टाइम में। तो उनके जाने के बाद गाय भैंस का काम बंद हो गया? नहीं, सिर्फ गाय वाय सब रखनी छोड़ दी, सिर्फ एक भैंस रखी है, घर परिवार के लिए एक दूध हो जाए, बच्चों के लिए दूध हो जाए, उसकी वजह से भैंस रखी है। नहीं, पूरा गाय वाय का पूरा काम बंद कर दिया। और भाई बहन बाकी क्या करते हैं? और भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। मन करता है गांव छोड़ के कहीं और चले जाएं? दिल्ली बम्बई जाते हो, मन करता है वहाँ जाके रहें, ज़्यादा शांति है, ज़्यादा सुकून है? सर ये इधर मेवा तो काफ़ी उसमें है, काफ़ी डरावना है, काफ़ी कभी कोई वारदात हो जा रही, कभी कुछ वारदात हो जा रही। इससे देखने से तो पूरा दिल नहीं करता इधर रहने को। कभी भी कोई हमारे साथ, कभी आपके साथ, कभी हमारे साथ में, कभी भी कोई अंजाम हो सकता है। इनके इतने ज़्यादा काफ़ी बुलंद हो रहे हैं, इनके कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बजरंग दल वाले मोनू माने सर है, ये कभी भी कितनी इसने हत्या कर दी है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। आज हमारे साथ में कोई इंसाफ मिला होता तो हमारे पिताजी को इंसाफ मिला होता, हमको इंसाफ मिला होता तो आज ये घटना नहीं होती। सरकार से कोई मदद मिली? सरकार से आज थोड़ी, हमें 5 रुपए की भी मदद नहीं मिली थी, इसलिए सरकार ने घोषणा की थी, ऐसे कोई माओ लंचिंग हुई थी उसमें हम 10 लाख रुपए की घोषणा करी। हमें 5 रुपए भी नहीं मिले सरकार की तरफ से। कोई नेता आया था? इमरान प्रतापगढ़ी है, इसने मकान की मदद की थी। हाजी अल्ताफ है, उसने भी, इमरान प्रतापगढ़ी भी कई बार आए, उसने भी मदद की थी, मकान बनवाए थे। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, सरकार की तरफ से नहीं। उस टाइम में इधर जायदा भी थी, जायदा नहीं, 1 रुपए की जायदा भी थी। कांग्रेस सरकार से नेता है MLA, उसने भी हमारी 1 रुपए की मदद नहीं की थी उस टाइम में। उसके बाद फिर कोई नहीं आया? इमरान आते रहते हैं? इमरान काफ़ी मिलते रहते हैं, 1-2 बार आ गए हैं और संपर्क में रहते हैं हाजी अल्ताफ, इमरान। तो ये हालत है, लिंचिंग होती है, नियम बनते हैं, 10 लाख के कंपनसेशन की बात होती है, लेकिन जैसा बच्चा बता रहा है कि 5 रुपए भी आज तक नहीं मिले। कुछ लोगों ने, इमरान प्रतापगढ़ी, चौधरी अल्ताफ़ और कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे मदद की है, लेकिन शासकीय तौर पे न तो कोई आश्वासन है, न कोई मदद है। एक डर है जो इस पूरे गांव में घूमते हुए आपको साफ साफ दिखाई देगा। जब इस इलाके से बाहर निकलते हैं तो डर लगता है, इस इलाके से बाहर निकलते हैं डर लगता है, अंदर से रूह कांप जाती है। ये सवाल आपसे है, मुझसे है और इस देश के आईन को मानने वाले हर इंसान से है। भरतपुर ज़िले का घाटमी का गांव, जहां के जुनैद और नासिर को जलाकर मार दिया गया। हम उस कब्रिस्तान में हैं जहां उनकी कब्रें ताज़ा हैं। कब्रें क्या हैं?
जलने के बाद जो खाल और हड्डियों का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, उनको सुपुर्द खाक किया गया। गांव जिसको देखने से ही लगता है कि हम शायद 17वीं या 16वीं सदी में आ चुके हैं। गांव जिसको देखने से लगता है कि दिल्ली से इसकी दूरी भले केवल 150 किलोमीटर हो, लेकिन दिल्ली की योजनाएं शायद रास्ते में ही कहीं गुड़गांव में या उसके आसपास कहीं दम तोड़ देती हैं, यहाँ तक चल के नहीं आती हैं। टूटे फूटे रास्ते हैं, गंदगी है, खेती इकलौता जरिया है यहाँ कमाई का। कोई ड्राइवर का काम करता है, कोई शहरों में छोटी मोटी कमाई का काम करता है। लोग अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्हें ऐसे भी नहीं जीने देना चाहते। हमारे साथ अल्ताफ़ भाई हैं, मेवात से ही हैं, मेवात विकास सभा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और यहाँ के काफ़ी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले कई सालों से जो ये लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं और इस इलाके के विकास के लिए अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेवात का जो पूरा इलाका है वो ट्रेडिशनल तौर पे गाय भैंस पालने वाला, दूध का काम करने वाला, खेती का काम करने वाला रहा है। थोड़ी सी और जानकारी हम अल्ताफ़ भाई से लेते हैं। अल्ताफ़ भाई, क्या हो गया है मेवात को? जी शुक्रिया सर। मेवात सर एक इलाका है जो दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर दूर से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली मेवात हरियाणा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है। 6 साल से एक माहौल बना है पूरे देश में। उस माहौल का सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो वो मेवात ने उठाया है। 2017 में जिस घर पर हम खड़े हैं ये उमर मोहम्मद घाटमीका का घर है। 10/11/2017 को उमर मोहम्मद घाटमीका की भी कुछ आतंकवादी संगठन गौरक्षक के तौर पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने उनको मार दिया था। और ये माहौल उससे पहले बना। पहलू खान को मारा, जुनैद को मारा, रकबर को मारा, उसी 1 साल में की ये सारी घटनाएं थी। और मैं ये समझता हूँ कि वो महज इत्तेफाक नहीं था। अचानक मुझे अपने दोस्त और आरएलडी के राष्ट्रीय लोक दल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाई भूपिंदर चौधरी दिखाई दिए। बिना किसी दल बल के अकेले टहल रहे थे, घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। क्यों आ गए भूपिंदर? कोई नहीं आ रहा, तुम क्यों आ गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज ये हेट्रेड जिस लेवल पे पहुँच गया है, ये लिंचिंग्स मैं हरियाणा से बेसिकली आता हूँ। मैंने पढ़ा फ्रंटलाइन में आपने कहा कि यस, माई लैंड हैज़ बिकम हेल। अशोक भाई, मेरी ज़मीन नरक बन गई। मेरी ज़मीन नरक बन गई है। मैं 30 साल का हुआ हूँ इस धरती पे। हमने पिछले 6-7 साल में जो देखा, जितना जहर आपस में लोगों में, और 2016 में आपने देखा आरक्षण आंदोलन किस तरह से लोगों को गालियाँ दी गई, और अब 2016-17 के बाद से ये तमाम लिंचिंग्स और ये सारी चीज़ें। पिछले कुछ दिन से फिर एक माहौल बनाया जा रहा है। अभी 15-20 दिन पहले हरियाणा ताउड़ू के पास में वारिस को इन्हीं मोनू मानेसर के द्वारा मार दिया गया। वहाँ बीजेपी सरकार है तो बहुत ज़्यादा सरकार ने उनका बचाव किया। हालांकि एफआईआर की कोशिशें अब तक चल रही हैं कोर्ट से, हो जाए देखते हैं। और अभी ये जहाँ हम खड़े हैं जिस गाँव में, यहाँ जुनैद और नासिर को जिस तरह जलाया गया है और इंसानियत को शर्मसार किया गया है, इस माहौल की वजह से चुनाव से पहले ही ये सोचने का विषय है जब चुनाव नज़दीक आते हैं उसका सबसे बड़ा निशाना मेवात ही क्यों बनता है। ये जो गौ गुंडे हैं, ये कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो तस्करी करने के लिए लेकर के जा रहा है। मैंने देखा यहाँ मेजर पेशा जो है वो पशुपालन और खेती है। तो अब एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं को ले जाना कोई जुर्म थोड़ी है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई तस्करी कर रहा है या कोई जेन्युइन किसान है? आप बस पकड़ के मार देंगे। मैं उनके परिवार से अभी मिला, आप समझिए वो इकलौता व्यक्ति था उनके घर में कमाने वाला। मैं सोच करके मेरे मतलब रूह कांप गई कि वो परिवार अब आगे कैसे चलेगा। आपने उसको मार दिया, अपने जहर में अपने तमाम वोट बैंक की राज देखिए सूट करता है। मैं सच्चाई बताऊं तो आज हरियाणा की सरकार को, तो हरियाणा और केंद्र में जो सरकार है, इस तरह की तमाम घटनाएं जो हैं, इस तरह के तमाम वारदातें सरकार की सह के बिना नहीं होती। उनको बिल्कुल सूट करता है, उनके वोट बैंक को ये सूट करता है। पर वोट बैंक की तरफ बाद में देख लीजिएगा, किसी इंसान की जान के बदले वोट बैंक, मुझे समझता है मैं समझता हूँ अपने निचले से निचले स्तर पे हम आ गए हैं राजनीति के।
पूरा एक ऐसा माहौल बनाने का जिसमें आदमी डरा हुआ रहे, जिसमें आदमी अपनी गाय को, अपने भैंस को यहाँ से वहाँ ले जाने में डरे, ऐसा एक माहौल बनाने का खेल है। अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें बताया गया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस जो है यहाँ पास में ही मेवात में खुला है, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुला है। तो एक तरफ तो आप देश का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस खोलते हैं, उसको संरक्षण देते हैं, और दूसरी तरफ आपके पाले हुए कुछ गुंडे, जो बिल्कुल सही कहा भूपिंदर ने, गौ गुंडे हैं, गौ आतंकवादी हैं, वो लगातार हिंसा फैलाकर उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो गोपालक हैं, जो गायों से प्यार करते हैं, जो गायों को पालते हैं, जो दूध और दही का व्यापार करते हैं। इस गांव में ये पहली घटना नहीं है। 5 साल पहले इसी गांव में रहने वाले उमर मोहम्मद की लिंचिंग की गई थी। 5 साल बाद आज फिर जब एक बार चुनाव सर पे है तो इन 2 लड़कों की लिंचिंग कर दी जाती है। किस्सा कोताह बड़ा मामूली सा है, जो हर बार दोहराया जाता है कि गौ रक्षक, जिनको मैं गौ आतंकवादी कहूँगा, वो इनको पकड़ते हैं, आरोप लगाते हैं, कहीं न गाय मिलती है, न गाय का कोई मांस मिलता है, लेकिन अपनी गुंडई निकालते हैं, मारपीट करते हैं। फिर जब इनकी हालत बिगड़ती है तो फिरोजपुर झिरका के पुलिस थाने में ले जाते हैं। थाने का काम ये था कि जिन्होंने मारपीट की उनको गिरफ्तार करते और जो बीमार थे उनको अस्पताल ले जाते, लेकिन न तो गुंडों को गिरफ्तार किया गया और ना ही इन मासूमों को इलाज दिलाया गया, बल्कि इन मासूमों को उनके कातिलों के हवाले कर दिया गया। नतीजा ये कि उनको ले जाकर एक गाड़ी में रखकर फूंक दिया गया। सुनने में ये सब इतना नॉर्मल हो गया, जिसको हम न्यू नॉर्मल कहते हैं, कि एक दिन अखबार की सुर्खी बनती है, 4 दिन टीवी पर चीज़ें आती हैं, फिर हम भूल जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि ये घटनाएं लगातार न केवल कुछ परिवारों को नष्ट कर रही हैं, बल्कि हमारे पूरे सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर रही हैं। आप सोच के देखिए कि खुलेआम कुछ लोग हथियार लहराते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसके संविधान का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं, और जब मौका मिलता है किसी को पीट देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। कौन सा धर्म है जो इसकी इजाज़त देता है? कौन सी नैतिकता है जो इसे सही ठहराती है? कैसा समाज है जो हत्यारों और गुंडों को अपना हीरो बनाता है? ऐसे समाज का हिस्सा बनना, ऐसे समाज का हिस्सा होना सिर्फ शर्म का बायस हो सकता है। आप इन ताज़ा खबरों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी हैं। इनमें 2 माँओं की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, बच्चों के सपने टूट चुके हैं, 2 पत्नियों का सुहाग उजड़ चुका है, और इससे बड़ी बात यह है कि एक गांव नहीं, एक पूरे इलाके का भरोसा धीरे 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 ख़त्म होता जा रहा है। उसको दफनाने के बाद अब हम फिर उम्मीद लगा रहे हैं, फिर आस कर रहे हैं सिस्टम से, प्रशासन से, कि एक दिन आएगा और इंसाफ होगा। जब तक मेरे भाइयों के लिए इंसाफ नहीं मिलेगा मैं लड़ता रहूँगा। बस जस्टिस फॉर नासिर जुनैद, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद। हम जहाँ गए वहाँ यही कहा गया कि हमें कानून पे भरोसा है, बस हमें इंसाफ चाहिए। और दिक्कत यह है कि अब तक जितने इस तरह के कत्ल हुए, जितनी लिंचिंग्स हुई, उसमें सब हुआ, इंसाफ नहीं मिला। लोगों में गुस्सा है, लोगों में चिढ़ है, लोगों में दर्द है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करें। देश को एक ऐसे कोने में ढकेला जा रहा है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे भविष्य बेहद धुंधला और हौलनाक नज़र आता है। किसी भी धर्म की आस्था आपको इजाज़त नहीं देती कि आप किसी मासूम की हत्या करें। मैं आमतौर पे इतिहास पर ही बात करता हूँ, मैं आमतौर पे अपने स्टूडियो से ही सारी रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा, और इसीलिए आप सबसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक ऐसी घटना है जिस पर आवाज़ उठाइए।
ख़ास तौर पे राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत जी, मैं निजी तौर पर उनसे मिला हूँ। गांधी को लेकर उनका जो समर्पण है वो मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करता है। इसलिए अशोक गहलोत जी से मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये थोड़ा बहुत कंपनसेशन देना या बाकी सारी चीज़ें ये काफ़ी नहीं हैं। चुनाव आ रहा है, आपके यहाँ लगातार इस तरह की घटनाएं करने की कोशिश की जाएंगी और एक काबिल प्रशासक वही होता है जो इस तरह की घटनाओं को रोक सके, और अगर कहीं ऐसी घटना हो गई हो तो कम से कम जो मुल्जिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सके। इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री से मैं ख़ास तौर पर उम्मीद करता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मैं बहुत उम्मीद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से मेरी ये उम्मीद है कि इन लोगों को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि अगर अन्याय होता रहेगा तो देश में शांति नहीं रहेगी। अगर अन्याय होता रहेगा तो कल इसके किस तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी न आप जानते हैं न हम।